दादा जान दवाई ले लें, क्यों जिद लगाए हुए बैठे हैं? देखें तो सही कि आपकी तबीयत कितनी बिगड़ चुकी है, लेकिन आप हैं कि मेरी बात ही नहीं मान रहे। ऐसे कौन करता है? अपनी जान से दुश्मनी निभा रहे हैं। हुमैरा ने बेबसी से दादा जान को दवाई देने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार इनकार कर रहे थे और हुमैरा के हाथ मुंह से दूर करने की कोशिश करने लगे। मैंने कह दिया ना कि दवाई नहीं लूंगा। जब तक हातिम शाह को तुम लोग बुला नहीं लेते, मैं दवाई क्या खाना भी नहीं खाऊंगा। दादा जान ने अलग ही जिद बांध दी थी, जबकि हुमैरा को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। सब घर वाले भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन दादा जान को अपने पोते हातिम शाह का बेसब्री से इंतज़ार था। हुमैरा ने दिल ही दिल में हातिम शाह को खरी खोटी सुनाई। उसे इतने फ़ोन किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आया था। दादा जान, मैं आपको कह चुकी हूँ कि वो नहीं आएंगे। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? अगर उन्हें एहसास होता तो हमें इतने फ़ोन ना करने पड़ते। वो पहली ही कॉल पर गांव चले आते। आप उसके इस रवैये को समझने के बावजूद हमें तकलीफ से दो चार कर रहे हैं। हुमैरा ने बेबसी से दादा जान का हाथ थामा और उन्हें समझाने की कोशिश की, जबकि दादा जान ने उसका हाथ झटक दिया। वो आएगा, मैं जानता हूँ। जब उसे इल्म होगा कि मैं शदीद बीमार हूँ, उसे आना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा खून है, इस कदर सफ़ेद नहीं पड़ सकता। दादा जान लरसते होंठों से बड़बड़ाए। हुमैरा को उनकी हालत पर तरस आने लगा था, लेकिन जानती थी कि फिल वक्त उन्हें दवा देना बेहद ज़रूरी है। उसने चचा को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन ही कमरे में चले आए। अब्बा जी, आप क्यों बेवजह की ज़िद लगाए बैठे हैं? दवाई तो ले लें। उनके बेटे ने आकर नरमी से हाथ थामा और हुमैरा के हाथ से दवाई ली। क्यों लूँ? तुम लोग मेरी सुनते हो जो मैं सुनूं? वो रुख फेर कर खफकी से बोले। हम सुन रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दवा। हुमैरा के चचा ने बहलाने की कोशिश की। पहले तुम वादा करो कि हातिम शाह को लेकर आओगे, वरना मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा। दादा जान ने अब की मर्तबा बच्चों की तरह ज़िद्दी अंदाज में मुंह फुला लिया था। हुमैरा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। उन्हें दादा जान का ये अंदाज मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ठीक है, मैं उसे लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये दवाई लें और आराम करें। ऐसा तो बात नहीं बनेगी ना? अगर वो आ जाता है तो क्या बीमारी वाली हालत में उससे बात कर सकेंगे? उसके साथ वक्त गुजार सकेंगे? आपको तो ठीक होना चाहिए ना, ताकि सेहतमंद अच्छे भले रहें। उनके बेटे ने नरमी से कहते हुए दवा दी और फिर वो थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में सो गए। तुम जाकर आराम करो, मैं इनके पास ही हूँ। हातिम शाह को फ़ोन कर लेना। उसे कहो कि इससे पहले कि अब्बा जी बेहद बीमार हो जाएं, वो लौट आए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हुमैरा सर हिलाती हुई बाहर आई और फिर हातिम शाह को फ़ोन करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हुमैरा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? स्पीकर से एक संजीदा सी आवाज़ उभरी। हुमैरा को अदराक हुआ जैसे वो फ़ोन के से बाहर आकर उसके कान में गोया चीख पड़ा है। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। आपको हम 3 दिनों से बोल रहे हैं कि दादा जान की तबीयत नहीं ठीक। आपको बहुत वक्त से वो याद कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो उनसे मिल जाएं। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ना दवाई वक्त पर लेते हैं और ना खाना खाते हैं। उनकी एक ही ज़िद है कि आपको बुलाया जाए, वरना वो जो बमुश्किल चंद नवाले खाते हैं या फिर एक वक्त की दवा लेते हैं, वो भी नहीं लेंगे। हुमैरा ने फ़ौरन से अपना तारुफ करवाया और फिर दादा जान की हालत के बारे में बताने लगी। आखिर दादा को अब मुझसे ऐसा कौन सा काम आ गया जो वो मुझे याद कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे याद नहीं किया। हातिम ने संजीदगी से कहा, गोया उसे दादा जान का बुलाना नागवार गुजरा था, जबकि हुमैरा को उसकी सर्द महरी पर तासुफ हुआ। कैसा शख्स था कि दादा जान की हालत के जानने के बावजूद भी उसने एक बार नहीं पूछा कि अब वो कैसे हैं। बजाय पूछने के वो उल्टा सवाल कर रहा था। ये आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि वो याद कर रहे हैं।
हुमैरा ने कहकर फौरन ही फ़ोन रख दिया। उसे हातिम शाह की सद मेरी एक आंख नहीं भाई थी। वो नहीं चाहती थी कि मज़ीद उसके आगे सर पीटते हुए अपना वक्त ज़ाया करे। अच्छा हुआ कि अब्बा जी इसे बुला रहे हैं, कम से कम देखूं तो सही वक्त के साथ कैसे तरक्की की है। वरीशा अपने कमरे में फ़ोन में मसरूफ़ थी जब उसकी अम्मी चली आई। उसने उनकी बात सुनी और सर उठाकर अम्मी को देखा। किसकी बात कर रही हैं? उसने हैरत से पूछा। तुम्हारे ताया के बेटे की। उनके जवाब पर वो तीखी नज़रों से फ़ोन को घूर कर देखने लगी। उसका ध्यान ज़्यादा फ़ोन पर ही था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम इस फ़ोन में घुसी हुई हो। उन्होंने गुस्से से आगे बढ़कर बेटी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और वहीं उसके बेड के धाने पर बैठ गई। तो मैं क्या करूँ? अगर उसे बुलाया जा रहा है तो? फ़िलहाल तो हमें दादा जान की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हातिम शाह के बारे में। इतना अहम तो नहीं है। वरीशा ने बेजारी से कंधे उचकाते हुए कहा और फिर उनके हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश की। वो फ़ोन लेकर अपनी गोद में रखे बैठी थी। तुम्हें ही तो करना है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे बाबा से बात करके हातिम शाह की तुम्हारे साथ बात पक्की कर दी जाए। इस कदर अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वरीशा उनका इरादा जानकर हैरत से उन्हें देखने लगी। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं हातिम शाह से शादी करूँगी? अजीब नफ्सियाती किस्म का इंसान है। आपको तो ये देखना चाहिए कि दादा जान की इतनी तबीयत ख़राब है और उसे इल्म है, उसके बावजूद वो नहीं आ रहा। पिछले 10 सालों से उसने हवेली में कदम नहीं रखा। उसे अपने बाप के रिश्तेदारों से ताल्लुक़ नहीं रखना। ऐसे संगदिल इंसान से मैं शादी क्यों करूँगी? और दूसरी बात, आपको बेहतर मालूम होगा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसका बता भी चुकी हूँ, या भूल गई हैं? वरीशा ने गुस्से से हातिम शाह की तमाम बुराइयां गिनवाते हुए आखिर में उन्हें याद दिलाने की कोशिश की। माना कि वो थोड़ा सा संगदिल है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि उसके बाप का हिस्सा भी मौजूद है और अपने मामू के साथ रहता है। उनकी कोई औलाद नहीं, उनकी भी तमाम जायदाद का वारिस वही है। जिस लड़के का नाम तुम बता चुकी हो वो तो कंगाल है। कैसे ज़िंदगी गुजारोगी उसके साथ? वो आगे बढ़कर बेटी का हाथ थामे उसे एतमाद में लेते हुए समझाने की कोशिश करने लगी। मुझसे इस किस्म की उम्मीद मत रखिए तो बेहतर होगा। वो जैसा भी हो, शादी उसी से करूँगी। उसने अपने हाथ छुड़वा लिए। हातिम शाह के नाम पर तो उसका मूड भी बिगड़ चुका था। वो तो निकम्मा इंसान है, 1 हफ्ता भी नहीं गुजार सकोगी उसके घर में। वो बेटे की पसंदीदगी के बारे में जानती थी। वरीशा ने उन्हें घूरा। अम्मी बस कर दें, मैं उसके बारे में मज़ीद कोई भी बात नहीं सुनूंगी और आपके दिमाग में जो बात चल रही है उसमें आपका साथ नहीं दूंगी। अगर आप बाबा से बात करेंगी तो आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगी। मैं सीधा साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दूंगी। फिर आप जाने और बाबा जाने, मुझसे तवक्को ना रखें। वरीशा ने गुस्से से कहा और उनकी गोद से अपना फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर चली गई। अच्छे भले मूड को अम्मी ने गारत करके रख दिया था। अब वो हुमैरा से बातें करके अपना मूड बेहतर करने की कोशिश करने के लिए नीचे जा रही थी। हुमैरा के दादा जान के 3 बेटे थे। पहला बेटा जो हातिम शाह के बाबा थे, उनका इंतकाल हो चुका था। उन्हें दुश्मनी के बायस कत्ल कर दिया गया था। जबकि दूसरे बेटे की एक ही बेटी वरीशा थी और तीसरा बेटा जो हुमैरा के वालिद थे, वो उनकी बीवी यानी हुमैरा की मामा एक दावत से वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। हातिम शाह की वालदा थोड़ी सख्त तबीयत की मालिक थी। उनकी घर वालों से ख़ास नहीं बनती थी। अपने शौहर के इंतकाल के बाद उनका रवैया हर फर्द से सर्द हो चुका था। वो अपने भाई के पास अपने बेटे को लेकर चली गई और जाने की एक और बड़ी वजह भी थी जिसे उन्होंने कई सालों से छुपा रखा था। हातिम को भी अदराक नहीं था। वो पिछले 15 सालों से वो अपने भाई के साथ ही रह रही थी, जबकि हुमैरा अपने दादा जान के साथ रहती थी। हातिम शाह को बचपन से यही लगता था कि दादा जान ने हुमैरा की खातिर उसे भी भुला दिया है। वो सिर्फ हुमैरा को ही अपनी सारी मोहब्बत देते हैं। इसी वजह के बायस वो हवेली से जाने के बाद चंद एक मर्तबा ही उनसे मिलने आया और उसके बाद अब 10 सालों से वो हवेली से दूर था। जबकि वक्त के साथ हातिम शाह की वालदा बदल चुकी थी। वो चाहती थी कि हातिम शाह अपनी हवेली में जाकर रहे। वो भी लौट कर आना चाहती थी, लेकिन बेटे को अब हवेली वालों से सख्त खौफ महसूस होती थी। वो उनका जिक्र सुनते ही हत्थे से उखड़ जाता था।
इसी लिए वो भी अब बेटे के हाथों मजबूर हो चुकी थी, सो जिक्र ही नहीं करती थी। पिछले कई दिनों से दादा जान की तबीयत नासाज थी। वो हातिम शाह को बुला रहे थे लेकिन उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। हालांकि उसकी मामा ने बेहद इसरार किया था कि वो चला जाए। कहाँ जा रही हो? वरीशा ने हुमैरा को हाँफते हुए कमरे से बाहर जाता देखा तो फिक्रमंद होकर पूछा। दादा जान को कुछ हो गया है, चचा को उठाओ, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हुमैरा ने घबरा कर कहा। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वरीशा उसकी बात सुनकर सर हिलाती हुई अपने बाबा के कमरे की जानिब भागी, जबकि हुमैरा वापस दादा के पास चली गई। थोड़ी देर बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। हुमैरा ने फ़ोन करके फिर से हातिम शाह को इत्तला दी तो वो अगले चंद घंटों बाद अस्पताल आ चुका था। आपको इल्म भी है कि दादा जान की तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी क्यों नहीं आ रहे थे? अब देखिए वो किस हाल में पड़े हुए हैं। पहले वो आपसे बात करना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते थे। उन्हें अपने बेटे की याद आती थी और इसी सूरत में वो आप में अपना बेटा तलाश करना चाहते थे। लेकिन आपकी संगदिली से ये अंदाज़ा तो हो गया है कि आप अपने बाबा पर नहीं गए। वो ऐसे नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे रहमदिल इंसान थे, जो कि आप नहीं हैं। हुमैरा ने हातिम शाह के आने पर उस पर गुस्से से धावा बोल दिया। वो उस पर चीखने चिल्लाने लगी। दादा जान की हालत ने उसे बेबस कर दिया था। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? तुम्हारा क्या ताल्लुक है मुझसे कि ये सब कुछ पूछ सको? और तुम्हारा ये हक भी नहीं बनता कि तुम मुझे मेरे बाबा के नाम पर एक भी लफ्ज़ कहो। बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। एक लम्हा नहीं लगेगा, तुम्हारे औसान ख़ता हो जाएंगे। हातिम शाह ने अस्पताल का लिहाज किए बिना ही हुमैरा का बाजू थाम कर उसे झंझोड़ डाला। चचा जान, चच्ची और वरीशा दूसरी जानिब बैठे हुए थे। उन्हें अदराक ही नहीं हुआ कि हातिम शाह आ चुका है। मैं आपसे सवाल करने का हक नहीं रखती, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आपके अपने आपके पास मौजूद हैं, सिर्फ ताया जान ही नहीं है ना, मेरे पास तो ना बाप है और ना माँ। मैं दोनों को खो चुकी हूँ। सिर्फ दादा जान ही मेरा वाहिद सहारा है और मैं उनको खो नहीं सकती। लेकिन उन्हें आपकी याद ने इस कदर तकलीफ से दो चार किया है कि अब वो बिस्तर पर न ढाल पड़े हैं। ना किसी से बात करने की हिम्मत है और ना ही आंखें खोलकर हमें देखने की। सो दूसरों पर थोड़ा सा रहम खाकर उनके वाहिद सहारे को मत छीने। हुमैरा ने नम आंखों से हातिम शाह को देखते हुए शिकवा किया तो उसकी आंखों में देखकर पल भर के लिए वो ठहर सा गया। हातिम शाह के लब यकलख्त बंद हो चुके थे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम से कम जाकर उनसे मिल तो लें। इतने अरसे से वो आपको बुला रहे थे, क्या यहीं बैठकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करेंगे? हुमैरा ने उसका बाजू झंझोड़ते हुए कहा, क्योंकि हातिम शाह गहरी सोच में मुब्तला हुमैरा को देखे जा रहा था, जबकि हुमैरा उसे खामोश पाकर उलझी नज़रों से देख रही थी और फिर झंझोड़ते हुए होश दिलाया। वो हुमैरा का बाजू छोड़कर खामोशी से दादा जान के कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद हुमैरा के बताने पर चचा जान, चच्ची और वरीशा को भी इल्म हो चुका था कि हातिम शाह लौट कर आ चुका है, जबकि चच्ची अपने दिल की ख्वाहिश पर मुस्कुराई, जिसे वो चाहती थी कि हातिम शाह अब पूरा करके ही जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दादा जान के पास बैठा हुआ था, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं था। बिलाखिर काफ़ी घंटों बाद उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने हातिम शाह को ही पुकारा। वो तड़प कर उनका हाथ थाम कर बैठ गया। वो जो इतने अरसे से बुलाने पर भी नहीं आ रहा था, अब दादा जान की हालत देखकर खुद पर अफसोस करने लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। कोई नाराज़गी है जो नहीं आ रहे थे? उन्होंने पोते का हाथ थामे ठहर ठहर कर कहा। उनकी आवाज़ बमुश्किल ही लबों से निकल रही थी। कोई नाराज़गी नहीं है, अभी आप ना बोलें, आपकी तबीयत बेहतर नहीं है। जब ठीक हो जाएं तो बोल लीजिएगा, मैं यहीं हूँ, आपकी बात सुनूंगा। हातिम शाह ने उन्हें नरमी से कहते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और साथ ही उन्हें बेफिक्र रहने को कहा। नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। शायद मेरे पास इतनी मोहलत ही ना हो। अगर मैं आज चुप हो गया तो शायद वक्त ना मिलने पर अगले जहान भी पछताऊंगा।
सो अभी तहम्मुल से मेरी बात सुन लो। उन्होंने हातिम शाह का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो उन्हें पूरी दिलचस्पी से सुन रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम हुमैरा से शादी कर लो। उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप के मरने के बाद मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो जो बचपन से ही यतीम है मेरे बाद बिल्कुल तन्हा रह जाए। तुम सुन रहे हो ना? हातिम शाह ने उनकी बात सुनकर बेयकीनी से देखते हुए झटके से अपना हाथ छुड़ाकर उठा। मैं क्यों करूं उससे शादी? आपने अपनी पोती के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था, यानी कि मेरे लिए आपके दिल में कोई मोहब्बत नहीं थी, मुझसे मतलब था। वो अब फिर से दादा जान से बदगुमान हो चुका था। गोया वो जो उसे यहाँ बुला रहे थे तो हुमैरा के लिए बुला रहे थे। हातिम शाह को अपने आने पर उस पल अफसोस हुआ। मेरी बात तो सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी मोहब्बत मैं हुमैरा से करता हूँ उतनी ही तुमसे भी करता हूँ और वरीशा से भी। वो यतीम बच्ची है, सो सबको मेरा झुकाव ज़्यादा उसी की जानिब महसूस होता है। उन्होंने दोबारा से उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन हातिम शाह ने थामने नहीं दिया। आप किसी और से कर दीजिए शादी, मैं नहीं करूँगा। गांव के लोग आपकी नेक नियति और अखलाक के हमेशा से कायल रहे हैं। कोई भी अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए साफ अंदाज में इनकार किया। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं बाहर उसकी शादी कर दूँ, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेगा। अब की मर्तबा उन्होंने बाकायदा तौर पर हातिम शाह के आगे हाथ जोड़े। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं? वो बेबस हो चुका था। मैं मजबूर नहीं कर रहा। हुमैरा बहुत अच्छी बच्ची है, तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। उन्होंने हातिम शाह को यकीन दिलाना चाहा। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मैं यहीं मौजूद हूँ। अभी मैं बाहर जाऊँगा, आप भी आराम कीजिए। हातिम शाह ने संजीदगी से उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की और फिर वहाँ से बाहर निकल आया। सामने ही तमाम घर वाले परेशान खड़े थे। क्या कह रहे थे अब्बा जी? वो बाहर आया तो चचा जान ने उसे देखते हुए बेताबी से पूछा। दिमाग ख़राब हो गया है, अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। वो बाहर आया तो उसकी निगाह हुमैरा पर पड़ी तो वो हड़बड़ा कर रह गया। चचा ने उसकी बात नहीं सुनी, जबकि हुमैरा जो उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी उसे बखूबी सुनाई दिया था। अच्छा, तुम सफ़र करके आए हो, हवेली जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। चचा ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, लेकिन उनका लहजा सर्द सा था। ऐसा करो, तुम तीनों भी साथ चली जाओ, मैं यहीं मौजूद हूँ। उन्होंने पलटकर अपनी बीवी, वरीशा और फिर हुमैरा को भी कहा और तीनों ही हातिम शाह के साथ चली आई। जाने से कबल हातिम शाह ने हुमैरा को कहरबार नज़रों से देखा। वो नहीं समझ पाई कि बज़ाहिर सबके साथ उसका लहजा बेहतर था, सिर्फ इसी को क्यों खा जाने वाले तासुरात से देख रहा था। बेटा, तुम शहर में क्या काम करते हो? हातिम शाह गाड़ी ड्राइव कर रहा था और चच्ची उसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। उसे देखते हुए उन्होंने सवाल किया। कुछ भी नहीं, हातिम ने सर्द महरी से जवाब दिया, जबकि पीछे बैठी हुमैरा ने ये अखज़ कर लिया था कि वो बेहद अकड़ू और सर्द मिजाज शख्स है। कुछ तो करते हो, मेरा मतलब है कोई जॉब करते हो या फिर अपने मामू का बिजनेस संभाल रहे हो? चच्ची उसे जान पूछ कर कुरेद रही थी और हातिम शाह के चेहरे के तासुरात से वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो उनके सवालात से बेजार है। आप ये सवालात क्यों पूछ रही हैं? मेरा इंटरव्यू लेकर किसी मैगजीन में शाया करवाना है क्या? उसकी बात पर वरीशा का दिमाग भग से उड़ गया। उसे उसका लहजा सख्त नागवार महसूस हुआ था। देखो मिस्टर, तुम्हें जवाब नहीं देना तो मत दो, लेकिन बड़ों से बदतमीज़ी करने का इख्तियार हरगिज़ नहीं है। यूँ बिला वजह बड़ों से उलझने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान आराम से सुकून से जवाब दे सकता है कि उसे बात नहीं करनी या फिर उसका दिल नहीं चाह रहा। वरीशा ने थोड़ा आगे को झुककर हातिम शाह को देखा और उसे एक ही सांस में अच्छी खासी सुनाकर पीछे की जानिब होकर बैठ गई। कोई बात नहीं वरीशा, अभी ये इतने अरसे बाद आया है। इंसान को किसी भी माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। हातिम भी समझ जाएगा कि हम इसके अपने ही हैं।
کیوں حاتم؟ چچی نے اس کے لہجے پر ذرا سا بھی خفگی ظاہر نہیں کی تھی۔ انہوں نے وریشا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور پھر حاتم شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی تائید چاہی۔ میں سب جانتا ہوں جو میرے اپنے ہیں، جانے آج سے کچھ سال پہلے یہی اپنے کہاں گئے تھے جو آج مجھ پر حق جتا رہے ہیں؟ حاتم نے وریشا کی بات کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ وہ چچی کی بات کا جواب تلخی سے دے رہا تھا۔ اس سارے معاملے سے حمیرہ صرف خاموشی سے منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک جانب حاتم شاہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور دوسری جانب وریشا کو اس کا لہجہ سخت ناگوار گزر رہا تھا، جبکہ تیسری جانب چچی تھی، جنہیں جب ہر چھوٹے بڑے کی بات بدتمیزی محسوس ہوتی تھی تو وہ غصے سے سنانے لگ جاتی تھی۔ آج بالکل خاموش بیٹھی حاتم شاہ کی ہر بات پر خاموش تھی۔ بیٹا، وہ تو تم خود اپنی امی کے ساتھ چلے گئے تھے، ورنہ ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم گھر چھوڑ کر جاؤ۔ چچی کا لہجہ اس وقت گرگٹ کو بھی مات دے رہا تھا۔ یہ باتیں چھوڑیں، گھر آ گیا ہے، آپ جائیں آرام کریں، میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حاتم شاہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے پلٹ کر پہلے وریشا حمیرہ کو کہا اور پھر چچی کی جانب رخ کر کے بولتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ وریشا اپنی امی کا یہ انداز دیکھ کر خوب سمجھ رہی تھی کہ آخر اس لہجے کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ ہرگز بھی اپنے آپ کو اس شخص سے منسوب نہیں کر سکتی تھی جو بڑوں کی عزت تک کر نہیں سکتا تھا۔ حاتم جا کر کمرے میں سو گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ سو کر اٹھا تھا تو دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے آنے کی اجازت دی تو حمیرہ سر جھکائے کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ پھر اسپتال جانا ہے، دادا جان آپ کو بلا رہے ہیں، ان کی حالت اس وقت تھوڑی بہتر ہے، آپ سے بات کرنے کی ضد لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو بلایا جائے۔ حمیرہ نے سر جھکائے اس سے سوال کیا، جبکہ حاتم بستر سے اٹھ کر سیدھا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ بدک کر تھوڑا پیچھے ہونے لگی کیونکہ حاتم شاہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور تاثرات بالکل پتھر سے تھے۔ تم بھی اس سازش میں شامل ہوگی؟ وہ حمیرہ کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ حمیرہ پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ کون سی سازش؟ اس نے ناسمجھی سے ہکلا کر پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا، سو اپنے دل سے یہ خیالات نکال دو یا پھر خوش فہمی میں مبتلا ہونا چھوڑ دو کہ میں تمہیں اپناؤں گا۔ حاتم نے اس کے چہرے کے قریب جا کر چبا چبا کر کہا۔ وہ شدید اشتعال میں تھا، اس کا بس چلتا تو وہ ابھی دونوں ہاتھ حمیرہ کی گردن پر رکھ دیتا، جبکہ حمیرہ کا وجود کانپ سا گیا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کوئی خوش فہمی نہیں پال رکھی، حمیرہ نے ناسمجھی سے کہا۔ اسے خود ادراک نہیں تھا کہ دادا جان نے حاتم سے کیا بات کی ہے اور انہوں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ دادا جان میرا تم سے نکاح کروانا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں انکار کرنا ہوگا۔ اگر تم انکار نہیں کرو گی تو میں تمہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، تم پل پل تڑپو گی۔ اب خود بتاؤ، تمہیں اپنی زندگی اجیرن کرنی ہے یا اس تکلیف سے بچنے کی تگودو؟ حاتم نے اس کا ڈرا سہما وجود دیکھ کر اپنے قدم تھوڑا پیچھے کر لیے اور سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ میں دادا سے کیا کہوں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ابھی میں انکار کر دوں گی تو میرے انکار کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ زندگی میں سب سے اہم وہی ہے، انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا اور حاتم شاہ کو دیکھتے ہوئے جواز پیش کیا۔ یہ تمہارا سر درد ہے، میرا نہیں، کہ تم انہیں کس طرح انکار کرو گی۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تم نے ہاں کر دی تو میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا اور گھر والے تمہاری لاش تک سے محروم ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ تم یہ فیصلہ اپنے حق میں کرو گی، اپنی زندگی بچاؤ گی، نہ کہ میرے ساتھ تعلق رکھ کر خود کو برباد کرنے کا سوچو گی۔ حاتم شاہ نے چند قدم بڑھا کر حمیرہ کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا اور پھر فوراً پیچھے ہو گیا، جبکہ حمیرہ اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دادا جان نے اسے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے حمیرہ سے شادی کرنے کے لیے اتنا اصرار کر کے بلوا رہے تھے۔ اگر اسے پہلے علم ہوتا
तो वो उन्हें फौरन रोक देती और अब्बो कटहरे में खड़ी कर दी गई, जहाँ एक जानिब दादा जान थे जिनकी आगे वो ज़बान चलाना तो क्या, उनको सर उठाकर गुस्से से देख भी नहीं सकती थी। उन्होंने तो बचपन से इसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। और दूसरी जानिब हातिम शाह था जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था कि अगर इसने हाँ कर दी तो वो उसे एक पल भी जीने नहीं देगा। ये खौफ दिला रहा था और खौफ से उसकी आंखें झलक रही थीं, आंसू बेख्तियार बहने लगे। अब फैसला करना बेहद मुश्किल अमर था। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन उम्मीद है अब हमारी मजबूरी समझेंगे और इसे बर्दाश्त करेंगे। अच्छा ये बताइए, कहानी कैसी है आज की? अब क्या हुमैरा अपने दादा जान को इनकार कर सकेगी या फिर हातिम शाह के साथ एक खौफनाक जिंदगी गुजारना पसंद करेगी? देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? दादा जान ठीक हो जाएंगे, परेशान क्यों हो रही हो? अरीशा खाने की मेज़ पर आई तो हुमैरा वहीं सर हाथों में गिराए चुप चुप बैठी थी। उसने काफ़ी देर इसको बगौर देखा और हुमैरा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की। कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो सकता है? और दादा जान तो ठीक हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन हुमैरा बोलते बोलते रुक गई। लेकिन क्या? वरीशा ने उसे हैरत से देखा। कुछ भी नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे सच सच बताओगी या फिर दूसरा तरीका अपनाऊं? वरीशा को अदराक हो गया था कि हुमैरा कुछ तो छुपा रही है, जब भी उसने धमकी दी। दादा जान मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, हुमैरा ने सर झुकाए कहा, जबकि वरीशा उसकी बात सुनकर हैरत में मुब्तला हुई, क्योंकि घर में तो शादी का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ था, बल्कि दादा बीमार थे। ऐसी सूरत हाल में अचानक शादी का जिक्र उसे हैरत में मुब्तला कर गया। क्या मतलब है? दादा की तो तबीयत खराब है, उन्होंने तो शादी का कोई जिक्र नहीं किया। तुम कैसे बोल रही हो? वरीशा ने नासमझी से कहा तो उसी लम्हे हुमैरा ने अपने और हातिम शाह के माबैन हुई तमाम गुफ्तगू उसकी गोश गुजार कर दी। रुको ज़रा, मैं उससे बात करके आती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो यूं हरासा करे। वरीशा ने जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो फौरन उठी, जबकि हुमैरा ने उसे लाख मना करने की कोशिश की, मगर वरीशा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और तेज़ी से हातिम शाह के कमरे के बाहर आन खड़ी हुई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो यूं अचानक कमरे में वरीशा के दाखिल होने पर ताज्जुब से उसे देखने लगा। तुम होते कौन हो? इस घर की लड़की को जिंदा दफनाने वाले? किस हक से तुमने हुमैरा को धमकी दी है? वो जो समझ बैठा था कि हुमैरा डरी सहमी सी लड़की है, लेकिन उसने वरीशा को सारी हकीकत बता दी थी। तुम यहाँ से जाओ, मुझ पर हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये हुमैरा और मेरा मामला है, तुम्हारा काम नहीं बनता कि तुम बीच में दखल अंदाजी करो। हातिम शाह ने उसे गुस्से से कहा, ये मेरा मामला है, ये इस घर की बेटी का मामला है। आप उसे हरासा कर रहे हैं ताकि वो आपसे शादी से इनकार कर दे, लेकिन ढिठाई का मुजाहरा देखें कि अपनी गलती मानने के बजाय ये कह रहे हैं कि ये आपका और उसका मामला है। वो वरीशा का नडर अंदाज देखकर चौंक उठा। इस घर में दो लड़कियां थीं, एक डरपोक थी तो दूसरी नडर। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। अगर आपको बहुत शौक है ना शादी ना करने का, तो खुद इनकार कर सकते हैं। आपके मुंह में ज़बान भी है और फैसले करने का हौसला भी। जो शख्स दादा जान को इस हालत तक लाने की सकत रखता हो तो उसे उनके आगे इनकार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। और हाँ, अगर हुमैरा को कुछ हुआ तो मैं खुद दादा जान को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी, और यही नहीं, पुलिस स्टेशन में जाकर हर बात एक एक लफ्ज़ बताऊंगी, ताकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करें भी तो उसकी सज़ा आपको पूरी की पूरी मिले। क्योंकि इस बात की गवाह तो अब मैं हूँ, क्योंकि मुझे इल्म है कि आपने शादी से इनकार करने की सूरत में ही उसको दफनाने की धमकी दी है। अब फैसला आपके हाथ में है
کہ آپ خود انکار کریں گے یا پھر غلط قدم اٹھا کر جیل جانا پسند کریں گے؟ وریشا اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی، جبکہ حاتم شاہ ابھی تک دروازے کی دہلیز کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے کچھ لمحے پہلے وریشا گزر کر گئی تھی۔ حاتم شاہ اسپتال پہنچا تو دادا جان کی ضد ابھی تک قائم تھی، جبکہ وریشا کی دھمکیوں نے بھی اس کو صحیح معنوں میں ہکا بکا کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور دوسری جانب حمیرہ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اسپتال آئی تھی، اور دادا جان نے اسے بھی اب نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں انکار نہیں کر پائی، لیکن دل ہی دل میں خوف زدہ تھی کہ اب حاتم شاہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ چچا، چچی اور وریشا بھی ہسپتال آ گئی۔ سب کو ہی دادا جان کے اس فیصلے پر تعجب ہوا تھا۔ چچی تو گہرے صدمے کسی کیفیت میں تھی، اور پھر آخر کار دادا جان بیماری کے باعث حاتم شاہ اور حمیرہ کا نکاح کروا کر ہی پرسکون ہوئے تھے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے حمیرہ کو کس قدر مشکل لمحات میں قید کر دیا ہے۔ میں رخصتی چاہتا ہوں، آج اور ابھی، اسی وقت، حاتم شاہ نے نکاح کے فوراً بعد ہی کہا، اور دادا جان حیرت سے دیکھنے لگے۔ ابھی تم رک جاؤ، ابا جی بہتر ہوں تو باقاعدہ طور پر تقریبات ہوں گی۔ چچا نے اسے منع کیا۔ نکاح کروایا ہے تو اب میری مرضی، اس کے ساتھ جو بھی کروں، جہاں لے جاؤں، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ سب غصے میں حاتم شاہ کو گھور رہے تھے۔ پورا خاندان جانتا تھا اس کی ضد، غصے اور انا کو، کہ وہ اسی غصے کے باعث کبھی حویلی نہیں آیا تھا۔ وہ بدلہ لے رہا تھا اپنے دادا سے، جنہوں نے بیماری میں اس کا فائدہ اٹھاتے زبردستی اپنی یتیم پوتی اس کے نکاح میں دی تھی۔ دادا پلیز مجھے بچائیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ حمیرہ خوفزدہ تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر تمہیں ذرا برابر بھی ہاتھ لگانے کی کوشش کی گئی یا نقصان پہنچایا تو میں ان کا وہ حشر کروں گی کہ یہ یاد رکھیں گے۔ تم پرسکون ہو کر اس کے ساتھ جاؤ۔ عریشہ نے جانے سے قبل حمیرہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ اس کی ہمراز تھی، لیکن اس نے ابھی تک گھر والوں میں سے کسی کو بھی حاتم شاہ کا سچ نہیں بتایا تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود اور دادا جان کے کہنے کے بعد بھی کہ وہ بھرپور طریقے سے حمیرہ کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں، لیکن حاتم شاہ نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا، اور وہ حمیرہ کو اپنے ساتھ لے گیا دوسرے شہر۔ رونا بند کرو، ورنہ میں ابھی تمہیں جس طریقے سے چپ کراؤں گا، آئندہ رونا بھول جاؤ گی لڑکی۔ اس کی سہمی نگاہ میں دیکھتا ہوا ایک لمحے کو وہ جھک کر حمیرہ کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ اس نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کر لی۔ میں تو یہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوں کہ حویلی کی ایک لڑکی بزدل ہے اور دوسری لڑکی نڈر، اس کی وجہ کیا ہے؟ حاتم شاہ نے حمیرہ کا چہرہ چھوتے ہوئے تعجب سے مسکرا کر پوچھا، جبکہ وہ اس کے لمس پر کپ کپا سی گئی۔ مجھے جانے دیں پلیز، حمیرہ نے ہکلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی میری ماما اور ماموں سوئے ہوئے ہوں گے، لیکن صبح ان کے سامنے بہو بننے کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آرام سکون سے یہاں پر رہو، لیکن اپنے دل میں یہ خوش فہمی مت پالنا کہ میری بیوی ہو تم صرف اور صرف دادا جان کا ایک زبردستی کا فیصلہ ہو، جسے مجبوری میں مجھے نبھانا پڑے گا۔ حاتم شاہ نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر اپنے بستر پر جا کر سو گیا، جبکہ حمیرہ وہیں صوفے پر بیٹھی بنا آواز میں بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے دادا سے حد سے زیادہ شکوہ تھا۔ انہوں نے اس سے اس کی مرضی جانے بنا ہی کیسے اسے پرایا کر دیا تھا، اور جس شخص کے ساتھ انہوں نے اسے سونپا تھا وہ شخص تو دل میں نفرت لیے بیٹھا تھا جو وہ کبھی ختم نہیں کر پائے گی۔ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ ہفتہ دو رک تو جاتے، ابا جی کی طبیعت بھی خراب تھی۔ حاتم شاہ صبح سویرے اٹھ کر ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ اس کی ماما نے اسے دیکھا تو حیرت سے سوال کرنے لگی۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والا تھا، اسی لمحے کمرے سے حمیرہ باہر نکلی۔ انہوں نے حمیرہ کو دیکھا، وہ اسے نہیں جانتی تھی، اور پھر بیٹے کو دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ تم تو حویلی گئے تھے، اس لڑکی کو ساتھ کیسے لے کر آ گئے؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے حویلی کی لڑکیوں کی تصاویر نہیں دیکھی ہوئی تھی، تبھی وہ تعجب میں مبتلا تھی اور سوال پر سوال کرنے لگی۔ دادا جان نے بیماری کے بہانے اپنی لاڈلی پوتی میرے نکاح میں دے دی ہے۔
मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन मुझे वास्ते देने लगे थे कि मेरे अलावा इस दुनिया में इसका कोई नहीं, और जाने से कबल वो उसे मेरे पास मेरे निकाह में देकर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। अजीब बात नहीं है? इस कदर चहीती है या दादा की? हातिम ने नाश्ते की ट्रे उठाकर अपने करीब की और फिर उन्हें जवाब देने लगा, जबकि वो अभी तक दूर खड़ी हुमैरा को देखे जा रही थी। यहाँ आकर बैठो बेटा, अपना ही घर समझो, दूर क्यों खड़ी हो? घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फ़ौरन हुमैरा का हाथ थामा और फिर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठा लिया। हुमैरा बेचैनी का शिकार थी और अपने हाथ में हाथ जकड़े बैठी थी। उसने एक निगाह उठाकर भी हातिम को नहीं देखा था। ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि हम हवेली हमेशा के लिए वापस लौट जाएं, लेकिन मेरी बात तो तुमने कभी मानी ही नहीं। लेकिन चलो, अब्बा जी ने एक अच्छा फैसला करके तुम्हें अपनी लाडली पोती सौंप दी। अब तो तुम हवेली जाकर चक्कर ज़रूर लगाया करोगे। वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली और फिर हुमैरा को मोहब्बत से देखने लगी। मैंने सिर्फ दादा जान की ख्वाहिश को पूरा किया है, इसे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, जो आप खुशी खुशी इसे कबूल करके मुझे दोबारा वहाँ जाने को बोल रही हैं। हातिम शाह ने तलखी से हुमैरा के झुके सर को देखते हुए जवाब दिया, एक ना एक दिन तो अब वहाँ जाना ही होगा। वो धीरे से बोली, अगर जाना ही है तो फिर हम यहाँ क्यों आए थे? 15 सालों से हम यहाँ मौजूद हैं। पहले दादा जान को कभी हमारा ख्याल नहीं आया और अचानक मुझे याद करते हुए अपनी पोती मुझे सौंपने के लिए बुलाया गया था। ऐसा क्यों? वो गुस्से में आ चुका था। हुमैरा खौफजदा हुई। हवेली छोड़ना मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे दादा साहब का उसमें कोई कसूर नहीं जो तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। उन्होंने बेटे का हाथ थामते हुए उसे समझाने की कोशिश की। अगर आपका हवेली छोड़ना मजबूरी थी तो मुझे मजबूरी भी बताएं। अगर आपकी मजबूरी सुनकर मुझे यकीन आ गया कि दादा साहब का कोई कसूर नहीं, तो मैं अभी और इसी वक्त आपको लेकर हवेली चला जाऊंगा और इसे भी तस्लीम कर लूँगा। लेकिन अगर आपका जवाब इतना ज़रूरी ना हुआ तो दूसरी सूरत में आप जानती हैं कि मैं क्या करूँगा। उसने मामा का हाथ परे करते हुए गुस्से से कहा और फिर वहाँ से जाने को उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे वो जा चुका था। तुम इसकी बातों को बुरा मत मानना। बचपन से अकेला रहा है तो थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि ये सुधर जाए, लेकिन सुधरना ही नहीं। अब तुम आ गई हो ना, मोहब्बत से इसे संभाल लेना। हातिम शाह के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी बहू यानी हुमैरा का हाथ थामते हुए उसे तसल्ली दी और फिर साथ ही उसे हातिम शाह को सुधारने का बोलने लगी, जबकि हुमैरा दिल ही दिल में सोचने लगी कि जिस शख्स ने अपनी माँ का कहा नहीं माना था वो इसकी क्या खाक सुनेगा। दिन कुछ बोझल गुजर रहे थे। हातिम शाह की मामा यानी कि हुमैरा की सास बेहद अच्छी खातून थी। उसकी अपनी सास से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो उसे बेहद अपनायत से कबूल कर गईं। उन्होंने अपना सारा वक्त अब हुमैरा के साथ ही गुजारना होता था। सुबह वो हुमैरा को मार्केट लेकर गईं और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई। साथ ही बताने लगी कि उनकी ख्वाहिश है कि वो बाकायदा तौर पर हातिम शाह और हुमैरा का वलीमा भी करे, लेकिन हातिम शाह इस बात पर किसी सूरत कायल नहीं हो रहा था। हुमैरा ने भी उन्हें इस ख्वाहिश को फुल वक्त भूल जाने की इल्तिजा की थी। वो जानती थी कि निकाह से कबल हातिम शाह ने उसे धमकी दी थी। अगर वो गुस्से से आग बगोला हो गया तो ये ना हो कि वो हुमैरा के साथ नारवा सलूक कर बैठे। ये लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? वो ऑफिस से लौटा तो कमरे में खुशबू फैली हुई थी। हुमैरा थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम से नहाकर निकली थी। उसके बाल गीले थे। हातिम ने उसके पूरे सरापे पर निगाह डाली। हुमैरा के बाल कमर से नीचे तक गहरी स्याह और लंबे थे। वो उन्हीं बालों में उलझता गया था। फिर फौरन उठा और कमरे में परफ्यूम तलाश करने लगा। आपकी मामा के साथ मार्केट गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलवा दी थी, तो शायद उसी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। हुमैरा ने गड़बड़ाकर उसे जवाब दिया। वो दिल ही दिल में डर रही थी। एक तो मामा का मैं क्या करूं? उनका बेटा तुम्हें कबूल नहीं कर पा रहा और मेरी मामा तुम्हें अपनी बहू तस्लीम किए बैठी हैं। सारा दिन क्या पटियां पढ़ाकर उन पर जादू किया हुआ है। इसी तरह दादा पर भी जादू किए हुए थी और अब मेरी माँ पर भी कब्जा जमाना चाहती हो।
हातिम शाह तलखी से मुस्कुराया और फिर हुमैरा का बाजू थाम कर उसे दीवार से जा लगाया, जबकि वो उसके इल्ज़ामात पर साकित हो गई थी। मेरी बात गौर से कान खोल कर सुन लो। आइंदा तुम मामा के साथ कहीं नहीं जाओगी और हो सके तो उनसे दूर रहना, वरना निकाह से पहले जो मैंने तुम्हें कहा था मुझे उस पर मजबूरन अमल करना पड़ेगा। फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। माना कि तुम्हारा हुस्न काबिले दीद है, लेकिन मुझ पर यह जादू नहीं चल सकता। सो बेहतर होगा मुझ पर डोरें डालने की कोशिश मत करना। हातिम शाह ने हुमैरा के करीब आकर चबा चबा कर कहा और वो आंखें मीच गई थी। खौफ से उसका वजूद लरस रहा था। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई। उसके लब लरज रहे थे। हातिम शाह ने उसकी हालत देखी तो जाने दिल में क्या समाई कि वो उसका बाजू जकड़े वॉशरूम में ले आया और शावर के नीचे खड़ा करके उस पर शावर चला दिया। हुमैरा जो पहले ही खौफजदा से कांप रही थी, अब ठंडा पानी वजूद पर पड़ने के बायस मज़ीद कपकपाने लगी। 1-1.5 घंटा यहाँ खड़ी रहोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरी माँ के करीब रहना है, मुझ पर डोरें डालने हैं या फिर अपने आप को बचाना है। हातिम शाह उसे संजीदगी से कहता हुआ वॉशरूम से निकल गया, जबकि हुमैरा वहीं खड़ी अपने आप पर अफसोस करने लगी कि दादा जान ने उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने पोते का इंतखाब किया था, लेकिन वही पोता उसकी जान लेने के दर पे था। वो काफ़ी देर तक शावर के नीचे खड़ी रही थी। रात गए उसका वजूद बुखार से जल उठा था, लेकिन हुमैरा ने बताने की गलती नहीं की थी। वो वहीं सोफे पर सिमटी हुई लेटी रही। सुबह जब हातिम ऑफिस के लिए उठा तो उसकी निगाह हुमैरा के वजूद पर पड़ी। उसका सुर्ख चेहरा हो चुका था। हातिम चौंक उठा और तेज़ी से बिस्तर से उतरकर हुमैरा के सर पर जा पहुंचा। उसके माथे पर हाथ रखने पर मालूम हुआ कि वो तो बुखार से फेंक रही थी। हुमैरा ने अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस किया तो फौरन झटके से आंखें खोली तो हातिम को अपने ऊपर झुका हुआ पाया और वो बुदक कर पीछे हुई। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, नाश्ता करके दवा लेना, अभी यहीं लेटी रहो, या ऐसा करो उठकर बिस्तर पर चली जाओ, यहाँ तो तुम तंग हो रही होगी। न जाने अचानक ही हातिम ने क्यों नरम लहजे में उसे दवा लेने का कहा तो हुमैरा की आंखों में आंसू आ गए। एक जानिब वो ज़ख़म भी देता था और दूसरी जानिब उसी ज़ख़म पर मरहम लगाने की भी बात कर रहा था। वो खामोशी से हातिम की बात सुनती रही, लेकिन बोलने को उसने अपने लब नहीं खोले। वो तैयार होकर बाहर चला गया, जबकि हुमैरा वहीं खामोशी से लेटी रही। क्या हुआ, तुम सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई? मैं सोच रही थी कि तुम सोई हुई हो, लेकिन अब दिन के 12 बज चुके हैं। सो फिक्र हो रही थी तो सोचा मैं कमरे में आकर देखूं तो सही कि आखिर वजह क्या है। हुमैरा ने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। वो जानती थी कि अगर वो कमरे से बाहर गई तो उसे मजबूरन अपनी सास से बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन हातिम शाह ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो उसकी माँ से भी दूर रहे। वो कमरे में ही बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। रात को ठंडे पानी से उसका वजूद बुखार से तप रहा था, लेकिन उसकी सास खुद परेशान सी कमरे में चली आई। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, कम से कम मुझे बता तो देती, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती, वरना हातिम से कह देती। उन्होंने हुमैरा को खामोश पाकर उसके माथे पर हाथ रखा तो वो जल रहा था। उनकी परेशानी बढ़ गई थी। कुछ हुआ है क्या? उन्होंने हुमैरा का बाजू झंझोड़ते हुए पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और हातिम के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी ये हालत हुई पड़ी है? उन्होंने अब की मर्तबा सख्ती से हुमैरा का बाजू थामे गुस्से से पूछा, जब भी हुमैरा ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तमाम गुफ्तगू उन्हें बताई। हुमैरा की बात सुनने के बाद वो गुस्से में आ गई थी, लेकिन उन्होंने हुमैरा को नाश्ता करवाकर फिर अपने हाथों से ही दबा दी और फिर उसे आराम करने का कहकर खुद कमरे से बाहर चली गई। शाम गए तक उसकी हालत थोड़ी बेहतर तो हो गई थी, लेकिन वो अभी भी नीम गनूदगी की हालत में थी। जब हातिम शाह घर लौटा तो उन्होंने उसे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। क्या हुआ, ऐसे खा जाने वाली नज़रों से क्यों देख रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए मामा का बाजू थामना चाहा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। तुम उस लड़की पर जुल्म कर रहे हो, जानता भी हो कि वो सुबह से किस हालत में है। वो गुस्से से अपने बेटे पर चिल्ला उठी।
उसे याद आया कि सुबह ही तो उसने हुमैरा की हालत खुद देखी थी। क्या हुआ है उसे? वो ठीक है? हातिम ने फिक्रमंदी से पूछा। ये बात तुम पूछ रहे हो जो खुद ही उसे तकलीफ से दो चार करके अब ये जानना चाह रहा है कि वो ठीक है कि नहीं? उन्होंने हातिम के सवाल पर उसे तंजिया अंदाज में जवाब दिया। आप जानती हैं कि मैंने उस पर जुल्म क्यों किया है। वो दादा की चहीती है और दादा जान ने उसी चहीती की वजह से हमें कभी पलट कर भी नहीं पूछा था। हातिम शाह ने अब की मर्तबा संजीदगी से जवाब दिया। तुम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज सिर्फ उस लड़की की वजह से हकीकत बता रही हूँ। शायद तुम्हारी नफरत की आग में किसी बेगुनाह को बेमौत नहीं मारा जा सकता। तो सुनो, जब तुम्हारे बाबा को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था तो इस बात का फ़ायदा तुम्हारे चचा ने उठाया। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो तुम्हें भी मारकर ये बोल देंगे कि तुम्हें दुश्मनों ने मारा है, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारे बाबा का हिस्सा, ज़मीन, जायदाद सब कुछ वो ले सके। ये बात तुम्हारे दादा जानते थे। उन्होंने मुझे खुद कहा था कि मैं हवेली छोड़ दूँ, और मैंने हवेली भी इसी वजह से छोड़ी थी। लेकिन उससे कबल मैंने घर वालों से बेवजह उलझने की कोशिश की थी, ताकि उस उलझने की वजह से ही मैं घर छोड़ सकूं, कि तुम्हारे चचा को कभी ये शक ना हो सके कि मैं उनका सच जानती हूँ। आज तुम यहाँ महफूज हो इसीलिए कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, और जिस लड़की को तुम अजियत से दो चार कर रहे हो वो उन्हें अजीज़ है, लेकिन उतना ही जितना उन्होंने तुम्हें अजीज़ रखा है। उन्होंने जैसे जैसे हातिम शाह को हकीकत बताई थी वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। आप इतने सालों से ये सच्चाई जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? उसने बेयकीनी से पूछा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से के बेहद तेज़ हो। तुम जाकर अपने चचा से सवाल करते तो शायद तुम दोनों में झगड़ा हो जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हारे बड़े होने के साथ ही तुम्हारे बाबा की तमाम जायदाद तुम्हारे नाम हो चुकी थी। अगर अब वो कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो खुद ही अपने जाल में फंस कर रह जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि हमें वापस लौटकर जाना चाहिए। तुम्हारे दादा को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो बेटे को बता रही थी, लेकिन हातिम शाह को अपने रवैये के साथ साथ हुमैरा से रखा गया सलूक भी नदामत से दो चार कर गया था। वो मासूम तो उसके जुल्म पर खामोश थी। दादा जान की खातिर उसने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया था, ये जानते हुए भी कि हातिम शाह उसे जान से मारने का बोल चुका है। काश आप मुझे पहले बता देती तो मैं हुमैरा पर यह जुल्म ना करता। उसने मामा को शिकवा कना नज़रों से देखा और तेज़ी से कमरे की जानिब भागा। कैसी हो? अब तबीयत बेहतर है या डॉक्टर के पास ले जाऊं? वो कमरे में दाखिल हुआ तो हुमैरा बिस्तर पर लेटी थी। उसने हुमैरा के हाथ पर नरमी से हाथ रखते उस पर झुककर धीरे से सवाल किया। ठीक हूँ, वो आहिस्तगी से बोली। अगर कहूँ कि मैं अपने रवैये पर शर्मसार हूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? हातिम ने बिना कोई अगर मगर किए पहली फुर्सत में ही उसे माफ़ी तलब करना चाहिए। किस बात की माफ़ी? हुमैरा ने पलकियाँ उठाकर हातिम के चेहरे को देखा, जहाँ पर नदामत के आसार वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहे थे। तुम जानती हो कि मैंने तुम पर बेहद जुल्म किया है, धमकियाँ देता रहा हूँ, और उसके बाद कल रात जो मैंने किया शायद उसकी वजह से आज तुम इस हालत में हो। उसने अपना लहजा धीमा रखा हुआ था। आपका कोई कसूर नहीं। जिन हालात से आप गुजरे हैं उसमें हर इंसान बदगुमान हो जाता है। उसने नरमी से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। हातिम शाह ने उसका हाथ थामते हुए वादा किया। मैं दादा जान से मिलना चाहती हूँ। उनकी तबीयत ख़राब थी, हाल तक जानने की कोशिश नहीं कर पाई। हुमैरा ने उसका लहजा नरम महसूस करते ही फ़ौरन से कहा, मैं मामा और तुम्हें हमेशा के लिए हवेली ले जाऊंगा और वहीं दादा जान के पास रहेंगे, उनकी देखभाल भी करेंगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हातिम शाह ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। हुमैरा उसे बेयकीनी से देखने लगी। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। रोने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझ जैसा अकड़ू इंसान तुमने सुधार दिया है, जिसे कोई भी सुधार नहीं पाया था। हातिम ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी धीरे से हंस पड़ी। कैसी लगी आपको कहानी?
مجھے امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔